Student, good morning all of you. I shall teach you about the atomic structure. Already you have read about it, some important matters. For example, Schrödinger variation, de Broglie variation, Heisenberg's uncertainty principle, and today we will discuss about the ऑर्बिटल ऑर्बिट सेल सब सेल। तो सबसे पहले आप तो यह जानिए कि परमाणु की संरचना मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि परमाणु 3 कणों से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसा आप ये जानते हैं कि किसी भी परमाणु का समस्त धनावेशी क्षेत्र उसके केंद्र में होता है। तो ये प्लस हो गया, तो ये क्या है, उसका नाभिक है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। यहाँ न्यूट्रॉन और यहाँ प्रोटॉन होता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो कितने कणों से बना है, 3 कणों से। यानी एटम कितने कणों से बना है, 3 कणों से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसके चारों तरफ एक कक्षाएं होती हैं, यानी ये कोष होती हैं। क्या होती हैं, कोष होती हैं, सेल। ठीक है। यानी अगर हम कहें तो जो सेल है, सेल सब सेल से बना होता है। सेल किससे बना होता है, सब सेल से बना होता है। सेल जो होता है वह सब सेल से बना होता है, और सब सेल जो होता है ऑर्बिटल से बना होता है, उसमें ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल जो होते हैं वह ऑर्बिट से बने होते हैं। ठीक है। तो ऑर्बिट क्या है, सिंगुलर नंबर, यानी किसी भी ऑर्बिटल का ऑर्बिट क्या है, सिंगुलर नंबर है। ऑर्बिट क्या है, सिंगुलर नंबर है। ऑर्बिटल क्या है, प्लूरल नंबर है। ऑर्बिटल क्या है, प्लूरल नंबर है। तो अब अगर जैसे अगर हमारा कॉलेज ये बना है, तो सबसे पहले क्या है, इसकी यूनिट ईट है। तो इसका मतलब किसी भी एटम की यूनिट क्या है, ऑर्बिट है। ऑर्बिट के अंदर कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब बहुत सारे ऑर्बिट आपस में मिल जाते हैं तब क्या बनता है, ऑर्बिटल बनता है ना। ऑर्बिटल किससे बना होता है, सब सेल से बना होता है। और सब सेल किससे बने होते हैं, सब सेल। यानी जो सब सेल है, सब सेल में क्या है, सेल। यानी सेल जो बना होता है वह सब सेल से बना होता है। और सब सेल किससे बना होता है, ऑर्बिट से बने होते हैं। और बहुत सारे ऑर्बिट मिल करके क्या बनते हैं, ऑर्बिटल बनते हैं, है ना। सब सेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल। जैसा आप जानते हैं सब सेल, टाइप्स ऑफ सब सेल, उपकोष जिसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ सब सेल, टाइप्स ऑफ सब सेल, सेल के सब सेल के प्रकार। तो सब सेल क्या होते हैं, जैसे हम सेल की बात करें तो सेल क्या होते हैं, सेल में ऑलरेडी के, एल, एम, एन डॉट डॉट डॉट, यानी जो ऑर्बिटल होते हैं उनके चारों तरफ इस तरह से हमारे पास कोष मिलता है, जिन्हें मुख्यतः क्या कहते हैं, के या एम, इस तरह से, है ना। या 1 2 3 4 इस तरह से दिखाते हैं। तो परमाणु जो होता है उसके बीच में नाभिक होता है, जिसे प्लस कहते हैं, और उसके पास में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हुआ करते हैं, और उसके कोष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और इस तरीके से इसके पास चारों तरफ कई कोष होते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, जिसे हम के एल एम एन इस तरह से डिनोट करते हैं, है ना। उसके बाद होता है क्या है, टाइप्स ऑफ सब सेल, यानी जो कोष होता है वह उपकोष से बना होता है, और उपकोष जो होते हैं वह कक्षक से बने होते हैं, और कक्षक जो होते हैं वह कक्ष से बने होते हैं। यानी कोई भी ऑर्बिट ही एटॉमिक एटम स्ट्रक्चर की यूनिट है। कोई भी ऑर्बिट किसी भी एटम की यूनिट होती है। कोई भी कक्ष क्या होता है, उस परमाणु का यूनिट हुआ करता है। यानी एक कक्ष हुआ करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। जब बहुत सारे कक्ष आपस में मिलते हैं तो हम उन्हें ऑर्बिटल कहते हैं, यानी हम उन्हें कक्षक कहते हैं। तो कक्ष क्या हुआ, सिंगुलर नंबर। ऑर्बिटल क्या हुआ, प्लूरल नंबर। ऑर्बिटल क्या हुआ, प्लूरल नंबर। ऑर्बिट क्या है, सिंगुलर नंबर है। ठीक है। टाइप्स ऑफ सब सेल, सब सेल के प्रकार। सब सेल कितने प्रकार के होते हैं, आपने जाना, यह सब सेल, यह सब सेल,
ये क्या होता है, यह सब सेल है ना, और उसके बाद यह सब सेल है, दूसरा क्या होता है, पी सब सेल, एक होता है यह सब सेल, दूसरा क्या है, पी सब सेल, तीसरा क्या है, डी सब सेल, तीसरा क्या है, डी सब सेल, और चौथा क्या है, यह सब सेल। तो उपकोष कितने प्रकार के होते हैं, 4। कौन कौन, एस टी डी एफ। उपकोष कितने प्रकार के होते हैं, 4, एस टी डी एफ। इनका नाम क्या होता है, एस का मतलब होता है शार्प, एस का मतलब क्या होता है, शार्प है ना, पी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, पी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, और डी का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, और एफ का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल। तो इस तरह से फंडामेंटल, तो इस तरह से एसपीडीएफ का पूरा नाम क्या हो गया, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूजन, फंडामेंटल। क्या नाम हो गया, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। तो सबसे पहले आप यह जानिए कि कोई भी परमाणु होता है उसके बीच में एक धनावेशी क्षेत्र होता है, जिसे रदरफोर्ड ने खोज किया हुआ था। रदरफोर्ड ने कहा था कि किसी भी परमाणु का समस्त धनावेशी क्षेत्र उसके केंद्र में निहित होता है, और इसे ही उन्होंने नाभिक कहा। नाभिक के नजदीक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और उसके चारों तरफ कोष होते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने की वजह से इसमें कोषों की भी संख्या बढ़ती है। देखिए अभी हम आपको बताएंगे कि इन कोषों में इलेक्ट्रॉन को कैसे रखा जाता है। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में कितने होंगे, फिर तीसरे में कितने होंगे, फिर चौथे में कितने होंगे, बारी बारी सभी हम बताएंगे। सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ाने लगेंगे। लेकिन पता यह चलता है कि जो सेल होता है यह प्लूरल नंबर है, सब सेल क्या है, सिंगुलर, यानी जो सेल होता है वह सब सेल से बना होता है, और जो सब सेल होता है वो ऑर्बिटल से बना होता है, और जो ऑर्बिटल होता है वह ऑर्बिट से बना होता है। तो किसी भी परमाणु की यूनिट क्या हो गई, ऑर्बिट, और एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए अभी हम आपको जब क्वांटम नंबर पढ़ाएंगे तो उसमें यह बता देंगे कि यस में कितने ऑर्बिट होते हैं, पी में कितने ऑर्बिट होते हैं, और डी में कितने ऑर्बिट होते हैं, एफ में कितने ऑर्बिट होते हैं, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और इनकी स्पिन क्या होती है। सारी चीज़ें क्वांटम नंबर भी बताएगी। लेकिन मैंने आपसे बताया कि जो सेल होता है, जो सेल होता है वह सब सेल से बना होता है, और जो सब सेल होता है वो ऑर्बिटल से बना होता है। ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म बाय द ऑर्बिट, और ऑर्बिट ही उसकी यूनिट होती है, यानी ऑर्बिट एक ऑर्बिट आपस में मिलकर के क्या बना देते हैं, ऑर्बिटल बना देते हैं। तो ऑर्बिटल क्या है, सिंगुलर नंबर, ऑर्बिट क्या है, सिंगुलर नंबर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या अंतर है, तो आप बताएंगे कि ऑर्बिट इज द सिंगुलर नंबर, ऑर्बिटल इज द प्लूरल नंबर, यानी ऑर्बिट एक ही कक्ष होता है, ऑर्बिटल में एक से अधिक कक्ष होते हैं। लेकिन जिस उपकोष का एक ही कक्ष होगा उसे हम प्लूरल भी मानेंगे, उसे हम सिंगुलर भी मानेंगे। जैसे यस उपकोष है तो उसमें एक ही कक्ष होता है, तो उसको हम यस ऑर्बिटल भी कहेंगे और यस ऑर्बिट भी कह सकते हैं। क्योंकि किसी भी गरीब आदमी के पास अगर एक ही मकान है तो वहीं उसका महल भी होगा और वहीं उसका घर भी है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अंतर क्या है। ऑर्बिट यह है कि उसमें इलेक्ट्रॉन होते वह सिंगुलर हुआ करता है, लेकिन ऑर्बिटल क्या होता है, जब कई ऑर्बिट आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर ऑर्बिटल बना करता है। सब सेल और सेल में क्या अंतर है, तो सब सेल इज द यूनिट ऑफ द सेल, जो सब सेल है वह उसकी यूनिट है कौन, यानी कि सब सेल इज द यूनिट ऑफ सेल, सेल की यूनिट क्या है, सब सेल है। यानी जो सब सेल होता है वह एसपीडीएफ इस तरह से बांटा गया है, यानी सेल जो बना होता है वो सब सेल से बना होता है, और सब सेल जो बना होता है ऑर्बिटल से बना होता है ना। ऑर्बिट में क्या होते हैं, किसी ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा कि उसमें मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल बन सकते हैं और फिर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी बहुत सारे ऑर्बिटल हुआ करते हैं। तो ये तरीका रहा। फिर मैंने आपसे को बताया कि जो सब सेल होते हैं, जो उपकोष होते हैं, यह उपकोष जो है ऑलरेडी 4 प्रकार के होते हैं, एसपीडीएफ, जिन्हें मुख्यतः कहते हैं शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। अब इस तरह से आप ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ
स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल होते हैं, जो कक्षक होते हैं, उनकी क्या संरचना होती है आप यहाँ पर देखें। जैसे यस ऑर्बिटल है तो यस ऑर्बिटल में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल। अब कोई चीज़ अगर स्फेरिकल है तो आप ये अच्छी तरह जान सकते हैं ये स्फेरिकल है, और कोई चीज़ अगर स्फेरिकल है तो उसमें तीनों एक्सिस रहेंगे, क्रमशः एक्स, वाई और जेड। तो यस ऑर्बिटल जो होता है वह स्फेरिकल हुआ करता है, गोला हुआ करता है। जो गोले होते हैं वो 360 अंश का कोण बनाते हैं, एक डॉट हुआ करते हैं, क्योंकि इनका जो स्फेरिकल है वह हर एक एक्सिस से होकर के जा रहा है। वह एक्स से भी होकर के जा रहा है, वाई से भी होकर के जा रहा है और जेड से भी होकर जा रहा है। उसके पॉजिटिव साइन में भी जा रहा है और नेगेटिव साइन में भी जा रहा है। तो यस ऑर्बिटल कैसा होते हैं? गोलाकार होते हैं। यस ऑर्बिटल कैसे होते हैं भाई? गोलाकार होते हैं, स्फेरिकल हुआ करते हैं। तो अगर कोई पूछे कि यस का ऑर्बिटल, यस उपकोष में जो कक्षक हुआ करते हैं वह कैसे हुआ करते हैं, तो आप कहेंगे स्फेरिकल हुआ करते हैं, गोलाकार हुआ करते हैं। उसके बाद आता है पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो आप देखते होंगे कि पी ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर की अगर बात करें, हेडिंग है आपका पी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो पी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो पी में 3 ऑर्बिटल हुआ करते हैं, जिन्हें क्रमशः हम पी एक्स, पी वाई, पी जेड कहते हैं। ये 3 ऑर्बिटल कहाँ से आए हैं अभी हम आपको बता देंगे क्वांटम नंबर के तहत, जिसे हम पी एक्स, पी वाई और पी जेड कहते हैं। थोड़ा केयर करिएगा, यस ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिट हुआ करता है, इसे यस ऑर्बिटल कहें या चाहे यस ऑर्बिट कहें, लेकिन पी ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिट हुआ करते हैं, जिन्हें पी एक्स और पी वाई, पी जेड कहते हैं। तो पी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर जो होता है, पी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इज, पी ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर होता है वह डंबल जैसा होता है, डमरू जैसा होता है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल हुआ करता है। तो पी ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर होता है वो डंबल जैसा होता है, डमरू जैसा होता है। अगर वह डमरू एक्स एक्सिस पर बनेगा तो पी एक्स हो जाएगा, अगर वह डमरू वाई एक्सिस पर बनेगा तो पी वाई हो जाएगा, अगर वह डमरू जेड एक्सिस पर बनेगा तो पी जेड हो जाएगा। देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये आपका वाई एक्सिस है, क्लियर हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस है और आपका ये जेड एक्सिस है। ये आपका ओरिजिनल पॉइंट है, मूल बिंदु है। मूल बिंदु से अगर हम इधर जाते हैं तो पॉजिटिव साइन होता है, इधर जाते हैं तो निगेटिव साइन होता है, और नीचे आएंगे तो निगेटिव साइन है ना, ठीक उसी के अपोजिट में जाएंगे तो निगेटिव साइन होता है। तो पी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इस कैसा है? डंबल है, डबल डंबल नहीं है, डंबल है। और अगर मैंने आपसे कहा कि यह ऑर्बिटल यानी जो डमरू का आकार है वो कहाँ पर बने, ऑलरेडी एक्स एक्सिस पर बनेगा, तो वह क्या हो जाएगा? पी एक्स हो जाएगा। तो वह क्या हो जाएगा? पी एक्स हो जाएगा। यानी व्हेन द डंबल ऑर्बिटल, व्हेन द डंबल स्ट्रक्चर फॉर्म ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स, जब डंबल का आकार एक्स एक्सिस पर बनता हो तो ऐसी स्थिति में पी एक्स बनता है, पी एक्स ऑर्बिटल होता है। ठीक है। दूसरा बोलते हैं आप पी वाई। तो भाई पी वाई का मतलब क्या होगा? पी वाई का मतलब ये होगा कि जो डमरू का आकार है वो कहाँ पे बनना चाहिए? वाई पर बनना चाहिए। कहाँ पे? वाई पे बनना चाहिए। तो आपने देखा कि यह डमरू का आकार कहाँ पे बना रहे हैं हम? वाई पे बना रहे हैं, इसलिए यह क्या हो गया भाई? पी वाई हो गया। इसलिए यह क्या हो गया? पी वाई हो गया। तो डमरू का आकार जिस एक्सिस पर बनेगा उस टाइप का पी ऑर्बिटल होगा। अगर एक्स एक्सिस पर बनता है तो पी एक्स हो जाएगा, अगर वो वाई एक्सिस पर बनता है तो पी वाई हो जाएगा। यदि वह जेड एक्सिस पर बनता है, कहाँ पे बनता है? जेड एक्सिस पर बनता है। देखिएगा ये आपका ये क्या है? जेड है, ये क्या आपका? एक्स, और ये आपका क्या है? वाई है।
अगर ये जेड है, ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है, अगर वो जेड पे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, जेड पर बन रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, पी जेड हो जाएगा। तो वह क्या हो जाएगा भाई, पी जेड हो जाएगा। तो यस ऑर्बिटल क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, इनमें तीनों एक्सिस इन्वॉल्व होती हैं, उसकी पॉजिटिव साइन भी इन्वॉल्व होती है, निगेटिव भी इन्वॉल्व हुआ करती हैं, इसमें एक ऑर्बिटल हुआ करता है। और उसके बाद पी ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड हुआ करते हैं। पी ऑर्बिटल में बोला यह जाता है कि अगर डमरू के आकार का एक्स एक्सिस पर कोई स्ट्रक्चर बन रहा है तो वह पी एक्स हो जाएगा। अगर वह वाई एक्सिस पर बन रहा है, डम्बल कहाँ पे बन रहा है, वाई पर बन रहा है, तो वह क्या हो जाएगा भाई, पी वाई हो जाएगा। अगर वह जेड पर बन रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, पी जेड हो जाएगा। अगर वह जेड पर बन रहा है तो क्या हो जाएगा भाई, पी जेड हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ डी ऑर्बिटल, स्ट्रक्चर ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑलरेडी यू नो दैट आल्सो हैविंग डी ऑर्बिटल देयर आर 5 ऑर्बिट। कितने ऑर्बिट, 5। डी ऑर्बिटल में आप बोलते हैं कि इसमें 5 ऑर्बिट होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो आपने यह कहा कि डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिट होते हैं, जिन्हें क्रमशः डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, आप इन्हें क्या कहते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। आपने बताया कि डी ऑर्बिटल जो डी उपकोष हुआ करते हैं उसमें 5 ऑर्बिटल हुआ करते हैं, 5 ऑर्बिट हुआ करते हैं, जिन्हें क्रमशः डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स कहते हैं, और लेटर के 2 ऑर्बिट डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर करते हैं। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, जो फॉरवर्ड के 3 ऑर्बिट हुआ करते हैं यह बिटवीन द एक्सिस हुआ करते हैं, बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, जिसे आप डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स कहते हैं, या कहाँ पे हुआ करता है, बिटवीन द एक्सिस हुआ करता है। कहाँ पे हुआ करता है, बिटवीन द एक्सिस हुआ करता है। लेकिन जो बाद के 2 ऑर्बिट हैं, जिन्हें क्रमशः डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर कहते हैं, यह ऑन द एक्सिस हुआ करता है। कहाँ हुआ करता है भाई, ऑन द एक्सिस, या ऑन द एक्सिस बनता है, और यह बिटवीन द एक्सिस बनता है। जो डी ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर होता है, इट्स स्ट्रक्चर्स हैविंग, या इट्स स्ट्रक्चर्स आल्सो बी, इट्स स्ट्रक्चर हैविंग, इसका जो स्ट्रक्चर होता है डबल डम्बल। कैसा होता है भाई, डबल डम्बल होता है, यानी पी का ही शेप रहेगा, डम्बल रहेगा, लेकिन डबल डम्बल रहेगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर सा हैविंग डबल डम्बल, यानी अगर डबल डम्बल एक्स और वाई के बीच में बन रहा है, देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से, बिटवीन द एक्सिस, और ये क्या होते हैं, ऑन द एक्सिस। सबसे पहले तो आप यह जानिए कि डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिट हुआ करते हैं, जिन्हें हम डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर कहते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स बिटवीन द एक्सिस बना करते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर ऑन द एक्सिस बनते हैं, और इनका जो आकार होता है वह कैसा होता है, डबल डम्बल जैसा होता है। कैसा होता है, डबल डम्बल जैसा होता है। अब हम आपको दिखा रहा हूँ डी एक्स वाई कैसे बनेगा। ये देखिए जनाब, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये कैसा एक्सिस है, वाई है, और ये कैसा एक्सिस है, जेड है। यह एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। ठीक उसी के अपोजिट में ये जेड होगा,
ये आपका y होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इस तरीके से आप देखिएगा, हमने कहा कि dxy, dyz और dzx ऑलरेडी यह बिटवीन द एक्सिस बना करते हैं। तो बिटवीन द एक्सिस का मतलब ये हुआ xy अगर हम कहेंगे तो x और y के बीच में बनेगा, yz कहेंगे तो y और z के बीच में बनेगा, z और x कहेंगे तो z और x के बीच में बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे कोई बना दे रहा हूँ तो इसका मतलब यह होगा कि आप उसे ऑन द एक्सिस z ना मानिएगा, बल्कि आप उसे x और y के बीच में मानिएगा। ये तो आपकी एक्सिस है, कन्फर्म हो गई। मैं बारी बारी से सबको बना रहा हूँ, देख लीजिएगा। पहले मैं आपको dxy बना देता हूँ। एक्सिस पहचानिएगा, ये पूरी लाइन आपकी x एक्सिस है, ये वाली जो वर्टिकल लाइन है ये आपकी y है, और ये वाली लाइन कैसी है भाई, z है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ये आपकी y और ये क्या हो गई, z। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, इसे हमने x कहा है और इसे हमने क्या कहा, y। अब देखिए कोई ये इसे आप यह न मान करके चलिएगा कि z पर बना रहे हैं, इसे आप यह न मान करके चलिएगा कि मैं z पर बनाया हूँ, बल्कि आप इसे यह मान करके चलिएगा कि यह ऑर्बिटल x और y के बीच में है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है बिटवीन द एक्सिस dxy, dyz, dzx कहाँ बनेगा, बिटवीन द एक्सिस। अब आप हमसे कहेंगे कि सर ये तो आपने डंबल ही केवल बनाया, ये तो पी ही जैसा लग रहा है। नहीं, अभी मैं डबल कर रहा हूँ, यानी एक ऐसे हो जाएगा और एक इस तरह से हो जाएगा। तो यह क्या हो गया भाई, ऑलरेडी या डबल डंबल माना जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे यह कहा था कि यह बिटवीन द एक्सिस बना करता है। अब यहाँ x और y के बीच में बन रहा है, तो यह क्या हो गया आपका, dxy हो गया। यह क्या हो गया आपका, dxy हो गया। ठीक है। उसी तरीके से अब आएगा आपका क्या, dyz। क्या आएगा भाई, dyz। आकार वही बनता है, बट एक्सिस का नाम बदल देते हैं। dyz करा, y को ऐसे रहने दीजिए, जहाँ पर x था वहाँ पर मैंने क्या कर दिया भाई, z कर दिया। जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने क्या कर दिया भाई, z कर दिया। तो यह क्या हो गया आपका, dyz। यह आपका क्या हो गया, dyz हो गया। अब देखिए, अगर मैं dz dx बनाना चाहूँ, क्या बनाना चाहूँ भाई, dz dx बनाना चाहूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं dz dx के लिए हम क्या करेंगे। तो dz dx को अगर मैं बनाना चाहूँ तो आप यहाँ देखिए, ये आपका z6 ही रखिएगा और उसे y की जगह पे क्या मान लीजिए आप, x मान लीजिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यह बनता है। तो आप यहाँ पर देख लिए, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो d ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर होता है वह डबल डंबल जैसा होता है। s का आकार कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। t का आकार कैसा होता है, डंबल जैसा होता है। d का आकार कैसा होता है, डबल डंबल जैसा होता है। तो डबल डंबल में यानी d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, d में आपके 5 ऑर्बिटल हुआ करते हैं, जिन्हें क्रमशः क्या कहते हैं, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ठीक। तो dxy, dyz, dzx कहाँ पे बनते हैं, बिटवीन द एक्सिस बना करते हैं, और यह इंडिपेंडेंट ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑर्बिटल होते हैं। देख लीजिए आप, इंडिपेंडेंट ऑर्बिटल आपके जो बिटवीन द एक्सिस बना करते हैं या इंडिपेंडेंट ऑर्बिटल हुआ करते हैं, जो ऑन द एक्सिस बना करते हैं वह डिपेंडेंट ऑर्बिटल हुआ करते हैं, डिपेंडेंट ऑर्बिटल। तो इस तरह से 5 ऑर्बिटल होते हैं, जिन्हें क्रमशः dxy, dyz, dzdx, dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर कहते हैं। इनका आकार डबल डंबल जैसा होता है। अब मैं आपको बताया कि यह एक्सिस है, x, y और z है। अगर x और y के बीच में यह बन रहा है ऑर्बिटल,
तो यह क्या हो जाएगा, dxy हो जाएगा। और उसके बाद अगर y और z के बीच में बन रहा है तो वह क्या हो जाएगा, dyz हो जाएगा। अगर z और x के बीच में बन रहा है तो वह क्या हो जाएगा, dzx हो जाएगा। तो यह मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जो तीन फॉर्मर के जो तीन ऑर्बिटल थे dxy, dyz, dzdx, बिटवीन द एक्स इंडिपेंडेंट ऑर्बिटल थे, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको करूंगा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो फॉर्मर के तीन ऑर्बिटल dxy, dyz, dzx आपने देखा कि अब बिटवीन द एक्सिस इंडिपेंडेंट ऑर्बिटल था, लेकिन बाद के लेटर टू ऑर्बिटल्स dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर ऑन द एक्सिस डिपेंडेबल ऑर्बिटल या ऑन द एक्सिस बना करते हैं और डिपेंडेबल हुआ करते हैं। अब देखिएगा, आपने देखा कि मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट में अगर सिग्मा एक्स वाई लिख देते हैं तो अगर इस सिग्मा को हटाया जाता है तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ऐसा लिखा जाता है। यानी इसका विस्तारीकरण जब होता है तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हुआ करता है सिग्मा हटाने पर, लेकिन जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो सिग्मा एक्स वाई कर देते हैं। तो शायद उसी तरह से यहाँ पे बना हुआ है कि यह डी एक्स वाई हो गया तो अगला वाला ऑर्बिटल डी वाई जेड और डी जेड एक्स हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर यह डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एज्यूम दैट अगर हम मान लेते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मान लेते हैं तो इसका विस्तारीकरण अगर हम करेंगे तो इसे हो जाना चाहिए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाना चाहिए, अगला वाला होना चाहिए डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होना चाहिए और अगला वाला होना चाहिए डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आपके पास तीन ऑर्बिटल ये और तीन ऑर्बिटल ये, टोटल 6 ऑर्बिटल बन जाएंगे। बट यहाँ पे ऑर्बिटल कितने दिखाए गए हैं, 5। तो इसका मतलब एक ऑर्बिटल कहाँ से गया, यह डी जेड स्क्वायर कैसे बना। यहाँ पे मैटर ये फंस रहा है कि डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स तो समझ में आ रहा है, बट ऑन द एक्सिस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर जो बनता है या 2 है, यानी टोटल 5 हो गए। बट इस हिसाब से हमको चलना चाहिए था कि अगर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन रहा है तो अगला वाला डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बनना चाहिए था, उसके बाद डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनना चाहिए था। बट इसको मिलाने पे टोटल 6 ऑर्बिटल हो जाएंगे, जबकि बनता कितना है, 5 ऑर्बिटल। जबकि बनता कितना है, 5 ऑर्बिटल। तो कैसे बना डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर आपका जो बना है, डी जेड स्क्वायर जो आपका बना है वह डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मिल करके बना है। यानी डी जेड स्क्वायर किससे बना है, डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मिल करके बना हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपसे कहा एक्सिस ऑन द एक्सिस पर यह ऑर्बिटल बना करता है, ऑन द एक्सिस ऑर्बिटल बना, यह आपका एक्स एक्सिस था, यह आपका वाई एक्सिस है, बीच में आपका जेड एक्सिस होता, बट यह एक्स एक्सिस पर एक डंबल बना, फिर वाई एक्सिस पर एक डंबल बना। यानी यह जो डंबल बन रहा है डबल डंबल है जरूर, लेकिन ऑन द एक्सिस है, ऑन द एक्सिस पर बन रहा है, इसलिए यह क्या हो गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगला देखिए, इसके अनुसार डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर देखिएगा तो वाई पर यह ऑर्बिटल बना और कहाँ पे बना भाई, जेड पर बना। कहाँ पे बना, जेड पर बना हुआ है, वाई पर बना है और जेड पर बना है, इसलिए यह क्या हो गया भाई, डी वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो गया। ये कहाँ पे बना हुआ है, जेड पर बना है और एक्स पे बना हुआ है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसलिए आपका यह हो जाएगा डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी यह जेड पर बना है और कहाँ पे बना है, एक्स पे बना है, तो यह ऑन द एक्सिस बन रहा है। लेकिन आपका डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जब आपस में मिल रहे हैं तो ऑलरेडी यह क्या बना देते हैं भाई, यह आपका वाई पे है, यह आपका एक्स पे, लेकिन जेड पर ऑटोमेटिक डबल डबल बन गया, जिसे हम क्या कहेंगे, डी जेड स्क्वायर। तो आज यह कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि डी जेड स्क्वायर कैसे बनता है। Already you know that there are 2 orbitals also having letter in the d orbitals, dx dy square z square
and dx square y square dy square z square and dz square x square. So here dz square means the combination of dy square z square and dz square x square, dy square z square और dz square x square आपस में मिलकर के क्या बना देते हैं, dz square बना देते हैं। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि मेरे पास 6 ऑर्बिटल तैयार हो जाते हैं डी में, बट पीछे के एक ऑर्बिटल और इसके यानी कि पीछे के जो 2 ऑर्बिटल dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर का इस dz स्क्वायर में 2 ऑर्बिटल ऑलरेडी और भी हैं, यानी कि 2 और 1 3 टोटल 6 होते हैं। लेकिन 6 में जो dy स्क्वायर z स्क्वायर होता है और जो dz स्क्वायर x स्क्वायर हुआ करता है या आपस में कंजुगेट हुआ करता है, आपस में कंबाइन कर जाता है और कंबाइन करके क्या बना देता है, dz स्क्वायर बना देता है। तो इस तरीके से अभी मैंने आपको बताया s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल। मैंने आपसे कहा कि s ऑर्बिटल का आकार गोलाकार होता है, जो चीजें गोलाकार हुआ करती हैं उनमें तीनों एक्सिस हुआ करती हैं, है ना, उनमें 360 अंश का कोण बना करता है। p ऑर्बिटल में 3 एक्सिस होती हैं, उनका आकार डमरू जैसा होता है, डंबल जैसा होता है। p आकार में अगर वह डमरू x एक्सिस पर बनता है तो px हो जाएगा, y एक्सिस पर बनता है तो py हो जाएगा, z एक्सिस पर बनता है तो pz हो जाएगा। इस तरीके से px, py और pz हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका डबल डंबल जैसी बात। तो d ऑर्बिटल का आकार डबल डंबल जैसा होता है, उसमें 5 ऑर्बिटल हुआ करते हैं जिन्हें dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर कहा करते हैं। फार्मर के 3 ऑर्बिटल जो होते हैं इंडिपेंडेंट ऑर्बिटल होते हैं, लेटर के 2 ऑर्बिटल जो होते हैं वह डिपेंडेंट ऑर्बिटल होते हैं। 3 ऑर्बिटल कहाँ बनते हैं, बिटवीन द एक्सिस बना करते हैं। लेटर के 2 ऑर्बिटल कहाँ बना करते हैं, ऑन द एक्सिस बना करते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया लेटर में 2 ऑर्बिटल नहीं बल्कि 3 ऑर्बिटल हैं, लेकिन जो dz स्क्वायर है वह dy स्क्वायर z स्क्वायर और dz स्क्वायर x स्क्वायर से मिलकर के बना होता है। तो अब रही बात शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल की। तो शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल जो होता है इसका आकार कॉम्प्लेक्स हुआ करता है, जो आज तक पता नहीं चला हुआ है। तो आप ये समझ लीजिए कि एस का आकार गोलाकार, पी का आकार डब्ल्यू जैसा, डी का आकार डबल डबल, लेकिन एफ का कॉम्प्लेक्स है, नाशपत्ती जैसा होता है लेकिन कॉम्प्लेक्स है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम आपको आते हैं, अफबाउ का प्रिंसिपल। अफबाउ का प्रिंसिपल क्या है, अफबाउ का सिद्धांत क्या है। अफबाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, अफबाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, बल्कि यह एक जर्मन का शब्द होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज को बनाना। यानी अफबाउ इज नॉट ए वर्ड ऑफ जर्मन, अफबाउ इज नॉट ए साइंटिस्ट, यह कोई साइंटिस्ट नहीं था, बल्कि यह एक इट इज वर्ड ऑफ जर्मन, इट इज वर्ड ऑफ जर्मन, यह जर्मन का एक शब्द है जिसका मतलब होता है विच मीन्स दैट, जिसका मतलब होता है क्या होता है भाई, बुल्ड और कंस्ट्रक्शन, निर्माण करना, बुल्ड और कंस्ट्रक्शन। अगर आपसे कोई यह पूछे कि अफबाउ क्या है तो आप यह मत कह देना कि अफबाउ किसी वैज्ञानिक का नाम है। आपको ऐसा लग रहा होगा, नहीं, अफबाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, बल्कि यह एक जर्मन का शब्द होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज को बनाना या बिगाड़ना। इस तरह से इनके अनुसार इस सिद्धांत में क्या कहा गया है कि फर्स्ट एट ऑल द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं कहाँ पे, सब सेल में, फर्स्ट एट ऑल द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबसेल, अगर किसी सबसेल के अंदर या ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को हम भर रहे हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ भरेंगे, है ना, इन एनी सबसेल। इसमें लिखा हुआ फर्स्ट एट ऑल द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबसेल और ऑर्बिटल which is containing low energy level, which is containing low energy level,
सबसे पहले उसके पास जो लो एनर्जी लेवल होगा उसमें हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे आफ्टर द हायर एनर्जी लेवल, फिर उसके बाद हम हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे आफ्टर हायर एनर्जी लेवल। फिर से सुन लीजिएगा, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कम ऊर्जा स्तर वाले कोष में भरा जाता है, उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर वाले कोष में भरा जाएगा। जैसा आपको मैं यहाँ दिखा सकता हूँ, दैट इज 1s 2s 3s 4s 5s, उसके बाद 6s, थोड़ा सा और ऊपर से देख लीजिएगा, आ नहीं रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तो पूरा आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, दैट इज 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s, इस तरह से। उसके बाद आपका आएगा 2p 3p। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह, इसलिए क्योंकि अगर आपको यह नहीं आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने नहीं आता है, तो मान करके चलिए कि आपको केमिस्ट्री नहीं आएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखते, सबसे पहले तो यह होता है कि आपको एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रहना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करते हैं तो मान करके यह चलिए कि आपको केमिस्ट्री कभी नहीं आएगा। आप देखिए 2p 3p 4p 5p 6p और 7p, उसके बाद किसका ऊपर एक छोड़ देंगे हम, क्या हो जाएगा भाई 3d, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 4d, उसके बाद यहाँ पर 5d और फिर क्या हो जाएगा भाई 6d। ठीक है, इस तरह से। अब आगे चलेगा, अब आगे क्या हो जाएगा भाई, अब यहाँ पर 4f, अब फिर क्या हो जाएगा 5f, 4f हो जाएगा और क्या हो जाएगा भाई 5f हो जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे हम भरते हैं, दैट इज 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d10, फिर 4p6, फिर 5s2, फिर उसके बाद 5s2 के बाद क्या आएगा भाई 5s2 हो गया, उसके बाद 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 है ना, फिर 7p6। तो ये तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, दैट इज 1s2। कभी भी आप इसे 1s स्क्वायर ना पढ़ा करिए, क्योंकि मैथ में इसको स्क्वायर हम पढ़ेंगे। आप इसे 1s2 पढ़ेंगे, ना कि स्क्वायर पढ़ेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4p6, उसके बाद आएगा आपका 4p, यहाँ पे देख सकते हैं 4p6 के बाद है ना 4p6 5s2, उसी के हिसाब से चलेंगे 4p6 5s2 4d10 5p6 5p6 6s2 4f14, फिर 5d10, फिर उसके बाद 6p6, फिर 7s2, फिर 5f14, फिर 6d10, फिर 7p6। तो ये आइडिया आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होना चाहिए। एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, हमने आपको बताया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6। कभी भी आप इसको इस तरह से ना पढ़ा करिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2p की पावर 6 3s की स्क्वायर 3p की पावर 6, ऐसा अगर आप पढ़ते हैं तो यह गलत हो जाएगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको बारी बारी से यह तरीका सिखाऊंगा
कि आप किसी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखिएगा, सम एग्जाम्पल आर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, some example of electronic configuration of atom। कुछ एटमों का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए उसको उदाहरण के रूप में ले रहे हैं जो अफबाउ के नियमों का पालन कर रहे हैं। हम देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जो अफबाउ के नियमों का पालन नहीं करेंगे, विच इज नॉन एज एक्सेप्शन ऑफ अफबाउ, जिसे हम अफबाउ के नियमों का अपवाद कहेंगे। लेकिन पहले जैसा मान लीजिए कि हाइड्रोजन है और कोई पूछ लिया कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो हाइड्रोजन के पास जिस एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछा जाए सबसे पहले आपको उसका एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए। अगर आपको उसका परमाणु क्रमांक नहीं याद है तो किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो आप यहाँ पे कहेंगे 1s1। देखिए क्या कहा आपने, 1s1। देखिए यहाँ पर यह 1s1 का मतलब अफबाउ का जो रूल है उसमें यह बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा सबसे पहले उस उपकोष में भरा जाएगा जिस उपकोष की ऊर्जा सबसे कम होगी, यानी यह उपकोष की ऊर्जा सबसे कम होती। आपको बता दें उपकोषों का जो ऑर्डर होता है यस इज लेस देन पी, इज लेस देन डी, इज लेस देन यस, ये उनका ऊर्जा स्तर का रूप है। अगर यस में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा सबसे पहले, और अगर इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो आगे बढ़ा देंगे, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में भरा जाएगा, उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर में भरा जाता है। तो आपने यह देखा, जैसा अगर कोई कहते कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए तो आपको याद रहना चाहिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है। तो आप कार्बन का एटॉमिक नंबर पीरियाडिक टेबल से, आप जहाँ पे सो रहे होंगे वहाँ पर एक पीरियाडिक टेबल का चार्ट खरीद लीजिए और जस्ट उसके सामने जिधर आपका मुंह रहता होगा वहीं पे उसको हैंग कर दीजिए और रोज रोज देखा करिए, आपको ऑटोमेटिक आपको पूरे एटॉमिक नंबर, एटम के नाम है ना, वो किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, वो किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, याद हो जाएगा। क्योंकि एक ही दिन याद करना हार्ड होता है, लेकिन किसी चीज़ को जब हम बार बार देखते हैं तो अपने आप लर्न हो जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल करिएगा, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है चार्ट। 1s का मतलब 1s1। अब जैसे कार्बन का आ गया तो कार्बन आपने लिख दिया, उसके बाद आता है 6, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये क्या करेंगे भाई, दैट इज 1s2, क्योंकि यस कोष में एक कक्ष होते हैं उसमें 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। तो 1s2, 2s2 और 2p2, तो 2 2 4 2 6। तो ये तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने ये कर दिया। अब किसी का भी हमसे आप पूछेंगे या कोई भी कह दिए कि आप इसका करिए तो कैसे करेंगे, है ना, तो ये तरीका। अब जैसे मान लीजिए हम थोड़ा सा और लंबा ले लेते हैं, ये तो एस ब्लॉक के, ये तो पी ब्लॉक के, जैसे डी का कोई ले लेते हैं, है ना, डी का जैसे स्कैंडियम ले लेते हैं, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है ना, 21। डी ब्लॉक में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, इट्रीबियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मालिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, लैंथेना, हाफनियम, टेंडेनम, टंगस्टर, हीलियम, ऑस्मियम, इरिडियम, बहुत सारे एलिमेंट आते हैं। तो आपको ये लर्न रहना चाहिए कि कौन तत्व कहाँ पे मौजूद है। तो स्कैंडियम का जैसे करिए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 1s2, फिर क्या करेंगे 2s2, फिर क्या करेंगे 2p6, फिर क्या करेंगे 3s2, फिर क्या करेंगे 3p6, फिर क्या करेंगे 4s2। काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20, बचा कितना है 1, क्योंकि यह कितना है 21 है, इसलिए अब यह क्या हो गया 3d1, देख लीजिए 21 हो गया। तो आपको यह याद रहना चाहिए कि किस तरह से अफबाउ ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल दिया हुआ था और उसे किस तरह से हम उसे अप्लाई करेंगे, है ना। तो ये रहा भाई अफबाउ के रूल। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर में भरा जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो उसे उच्च ऊर्जा स्तर में भरा जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो अफबाउ के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिन्हें हम अफबाउ के नियमों का अपवाद कहते हैं। अपवादिक एलिमेंट होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रोमियम। क्रोमियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 24 होता है, 24 Cr।
क्रोमियम। अब यह क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितना पहुंच गए भाई 20 पहुंच गए। कितने बाकी रह गए 4। अब देखिए 4s2 के बाद आएगा 3d तो 4 बच रहा है। डी कोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितने 10, लेकिन बच कितना रहा है 4 तो मैं 4 भर दूंगा। अब देखिए अब मैं आपके सामने एक बार फिर से गिन करके दिखा दे रहा हूँ 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 4 24। अब आपको यह लग रहा होगा कि यह सही है, लेकिन मैं अगर कह दूं कि यह गलत है तो बड़ी तरस की बात होगी। चलिए मैं इसे गलत कह दे रहा हूँ, तो फिर यह गलत हुआ तो कैसे हुआ। अभी मैंने ही नियम बताया कि इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कहाँ भरेंगे निम्न ऊर्जा स्तर में भरेंगे, फिर उसके बाद कहाँ भरेंगे उच्च ऊर्जा स्तर में। लेकिन फिर कहाँ पे गलती हो गई ये देखिएगा। हाँ गलती यह हो गई कि यहाँ पर इसको आधा होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए हम यहाँ पर इसे 4s1 कह देंगे और इसे हम 3d5 कह देंगे। यानी यह अफबाओ के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, यह अफबाओ के नियमों का अपवाद है। तो फिर किसके नियमों का पालन कर रहा है? यह पूर्णता और अपूर्णता के नियमों का पालन कर रहा है, यह हाफ फिल और फुल फिल लॉ रूल को फॉलो कर रहा है। हाफ फिल एंड फुल फिल लॉ क्या है? इलेक्ट्रॉन किसी भी कोष के अंदर या तो पूरे भरे होने चाहिए और या तो फिर आधा भरा होना चाहिए। किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन या तो पूरे भरे होने चाहिए या तो फिर आधा भरा होना चाहिए। इसके नियमों का पालन जो एटम करता है उसी का नाम होता है अफबाओ के अपवादिक एलिमेंट या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अफबाओ के नियमों के पालन नहीं करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मैंने क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया और इसने बताया कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 और हमने उसको गलत कहा इसलिए क्योंकि इस डी कोष में या तो 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या तो 10 होने चाहिए, इसलिए मैंने इसको 1 करके आधा कर दिया और इसको मैंने आधा कर दिया। इसलिए यह हाफ फिल और फुल फिल के नियमों का पालन कर रहा है, इसलिए यह अपवाद हो गया। यानी यहाँ पर हेडिंग हम लिख सकते हैं एक्सेप्शन ऑफ अफबाओ। क्या लिख सकते हैं? एक्सेप्शन ऑफ अफबाओ। यह अफबाओ के नियमों का पालन नहीं करते हैं, यह अफबाओ के नियमों के अपवाद है। कुल 6 होते हैं और उन 6 में कौन कौन होते हैं? क्रोमियम होता है, उसके बाद आपका 29 कॉपर होता है, उसके बाद आपका 29 कॉपर के बाद 42 मोलिब्डेनम का होता है, उसके बाद आपका 47 आपका एजी का होता है और 37 है आपका एयू का होता है, 82 आपके लेड का होता है। टंगस्टन भी इसमें आते हैं 1 2 3 4 5 6 मैंने आपको दे दिया है और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको और दिखा देते हैं। उसके बाद बारी बारी से आप अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिएगा। आप चेक कर लीजिएगा कि ये अफबाओ के नियमों का पालन नहीं करेंगे। आप चेक कर लीजिएगा कि अफबाओ के नियमों का पालन नहीं करेंगे। यहाँ 29 कॉपर है जिसे हम कहेंगे 1s2 2s2, फिर मैंने कहा 2p6 3s2, फिर मैंने कहा 3p6 4s2, फिर मैंने कहा 3d9। देख लीजिए भाई 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 9 29 तो 29 हो गया। अब यह नियम का पालन नहीं कर रहा है क्योंकि इसके डी को पूरा होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे 4s1 कर दिया और इसे मैं 3d10 कर दिया। तो आपने देखा कि डी पूरी तरह से फिल हो गया है और यस आधा हो गया। तो इस तरह से यह अफबाओ के नियमों का पालन नहीं कर रहा है बल्कि यह ऑलरेडी पूर्णता और अपूर्णता के नियमों का पालन करता है। तो छात्रों आप ये चीज ध्यान दीजिएगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना जरूरी है। आज ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको केमिस्ट्री आने वाली नहीं है। क्योंकि जब आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आप यह जान लेंगे कि वह किस ब्लॉक का एलिमेंट होता है और वह किस उपकोष का एलिमेंट होता है और वो किस आवर्त का एलिमेंट होता है। इस तरह से ठीक है। जैसे अगर कोई पूछे बताइए यश किस ब्लॉक का एलिमेंट है तो आप कहेंगे भैया यश तो यश ब्लॉक का एलिमेंट है, पहले आवर्त का तत्व है और पहले
समूह का तत्व है। तो इस तरह से हम जान लेते हैं कि कौन किस ब्लॉक का, जैसे कोई कहे कार्बन किस ब्लॉक का तत्व है। आप देख रहे हैं कितना एप्लीकेशन है, कितना यूजफुल है। आप कार्बन 6 है, देखिए किस ब्लॉक का तत्व है भाई, पी ब्लॉक का तत्व है। किस आवर्त का, किस पीरियड का है, दूसरे आवर्त का है ना। किस समूह का है, दूसरे समूह का है। स्कैंडियम की बात करें तो वह किस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। किस आवर्त का है, तीसरे का, डी ब्लॉक के पहले समूह का तत्व है। तो यह तरीका होता है। तो किसी का भी देखिए, अगर मैं यहाँ पे यह कह देता कि तीसरे समूह का तत्व, चलिए ठीक है, या डी ब्लॉक का तत्व, यह भी सही है, लेकिन चौथे समूह का यह तो गलत हो गया। इसीलिए तो बोला गया ना कि यह अफवाहों के नियमों का पालन नहीं करता है। जब मैं इसे 4s1 कर दिया और इसे 3d5 कर दिया तो देखिए ऑटोमेटिक यह आ गया कि यह तीसरे आवर्त का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है और पांचवें समूह का तत्व है। तो इसलिए छात्रों, आप सबसे पहले आज ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे किसी भी कीमत पे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो इसका मतलब कि आपको कुछ नहीं आएगा। हाफ फिल एंड फुल फिल्ला, हाफ फिल एंड फुल फिल्ला। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि हाफ फिल एंड फुल फिल्ला क्या होता है ना, जो अपवाद आ रहा था उसी को आप देख लीजिए। जैसे देखिए यस है, तो यस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस में एक ऑर्बिट होता है। अभी कैसे आया है ये अभी बताऊंगा, लेकिन आज के लेक्चर में नहीं हो पाएगा ये। तो यस है, यस में एक ऑर्बिटल होता है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भाई, एक इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी यस में एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन। इनका कहना है कि यस में या तो एक इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए या तो फिर 2 रहना चाहिए। ठीक है, ये तरीका। जैसे पी है तो पी में टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। तो 3 में अगर हम बारी बारी से एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये देखिए 3 ऑर्बिटल पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड होते हैं, इसमें बारी बारी से एक इलेक्ट्रॉन हम भर दिए हैं। अब इसे हम P3 लिख देंगे। तो इनका कहना है कि P3 होना चाहिए या तो फिर P6, यानी या तो पूरा भरा हो या तो फिर आधा। तो जब पूरा भरने लगेंगे तो अगला वाला जो चलर चलेगा वो एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा। तो S1 हो या तो S2 हो, P3 हो या P6 हो। उसके बाद आता है D5 हो या फिर D10 हो। तो D में कितने ऑर्बिटल होते हैं बाबू, 5, 1 2 3, 1 2 3 4 और 5। तो बारी बारी से एक एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। ठीक है, इन्हीं क्रम से क्या करेंगे, DXY, DYZ। अभी मैंने इसको डिस्क्राइब किया भी था, है ना, DZX, DX² Y², और क्या होता है भाई, DZ² होता है। तो 5 हो गए। अगर आप D10 करेंगे तो 10 कर दीजिए। तो इसका कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी उपकोष में या तो पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हों या तो फिर कितना भरा हो, आधा भरा हो। ठीक है, यस में भी S14 हो, यस भी आपको यस भी दिखा दे रहे हैं, नहीं नाराज हो जाएंगे। यस देखिए, F7 हो जाए या तो F14 हो जाए। F7 होगा तो 7 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3, है ना, 4 5 6 और 7। ठीक है, अगर इसे पूरा कर देंगे तो ये तरीका इसका हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो ये तरीका रहा। तो पूर्णता और अपूर्णता के अनुसार इन एनी सेल आल्सो हैविंग, एनी सेल आल्सो हैविंग, किसी भी सेल के पास हो सकता है आइदर हाफ इलेक्ट्रॉन और फुल इलेक्ट्रॉन, या तो उसके पास आधा इलेक्ट्रॉन हो या तो फिर वह पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरा होना चाहिए। एनी सेल आल्सो हैविंग आइदर हाफ इलेक्ट्रॉन और फुल इलेक्ट्रॉन, किसी भी सेल के अंदर या तो पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हों या तो फिर आधा भरा हो। इसी तरह से ऐसे ही लोग अफवाहों के नियमों का पालन नहीं करते हैं। इनकी संख्या अच्छा है, लेकिन डी ब्लॉक में बहुत सारे आते रहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, क्रोमियम,
है ना, कापर, मालिब्डेनम, टंगस्टन, उसके बाद लेड, ये सारी चीज़ें हैं, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें अफवाह के नियमों का पालन नहीं करती हैं। अब इसके बाद आप देखिएगा छात्रों, बहुत ही अच्छी बात है होल्स रूल। होल्स की रूल अगर आप देख लेते हैं, हर साल पूछता है इस पर, और बहुत ही इजी है। होल्स रूल के अनुसार क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन फीलिंग, जब किसी इलेक्ट्रॉन को हम भरते हैं इन एनी ऑर्बिटल, किसी भी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है 1 by 1, एक एक करके। क्या बात, कितनी अच्छी बात है ना। व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन ऑर्बिटल 1 by 1, एक एक करके हम उस इलेक्ट्रॉन को कक्षक के अंदर भरते हैं। लेकिन इफ इलेक्ट्रॉन सेव्ड, अगर इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो इफ इलेक्ट्रॉन सेव्ड, द सेविंग इलेक्ट्रॉन, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, द सेविंग इलेक्ट्रॉन विल बी पेयर, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जोड़ा बनाएगा। यानी होल्ड ने बताया कि किसी भी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक एक करके भरा जाता है, अगर बचता है तो जोड़ा बना दिया जाता है। जैसे आप देखिए यस है, मान लीजिए यस आया, यस कोष है, यस कोष में एक कक्ष होता है। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, यानी यस1 कह दिया। क्या कर दिया, यस1। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई यस2 आ गया, तो आप एक कक्ष बनाएंगे, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे। अब बताइए, एक इलेक्ट्रॉन मैंने जब इसमें डाला तो एक बचा कि नहीं बचा, तो इसलिए वो क्या करेगा, जोड़ा बनाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि किसी भी कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक एक करके भरते हैं, अगर बचता है तो जोड़ा बना दिया जाता है। जैसे मान लीजिए P है, तो P को 3 मान लेते हैं, तो P3 में क्या हुआ भाई, P3 का मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी Px, Py, Pz हो गया। लेकिन अगर जो दैट मान लीजिए P4 हो गया, तो ऐसी स्थिति में हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, अगर बचेगा तो जोड़ा बना देंगे। तो देखिए, मैंने एक इलेक्ट्रॉन किया, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, जोड़ा बना दिया। इसलिए ये वाला क्या हो गया, जोड़ा हो गया। यानी यह तो Px2 हो गया, ये Py1 हो गया, और ये Pz1 हो गया। तो इनका कहना यही था कि किसी भी कक्ष के अंदर, किसी भी कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन को जब हम भरते हैं तो बारी बारी से भरते हैं, अगर बचता है तो जोड़ा बना देते हैं। जैसा आपने यहाँ पे देखा, जैसे अगर कोई कहा दे D6 का करिए, तो D6 का मतलब ये हुआ कि D में कितने ऑर्बिट होते हैं, 5, 1 2 3 4 और 5 ऑर्बिट हो गए। D में कितने ऑर्बिट हो गए भाई, 5 ऑर्बिट हो गए। बारी बारी से इलेक्ट्रॉन, चलिए ये तो नाम आप जानते ही हैं, DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 और DZ2। बारी बारी से इलेक्ट्रॉन भरते चलो 5 हो गया, अब बच रहा है 1, इसलिए यह क्या हो जाएगा, जोड़ा हो जाएगा। तो शायद यह क्लियर हो ही गया कि इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले हम बारी बारी करते हुए उसे बढ़ाते चले जाते हैं, कक्षकों के अंदर भरते चले जाते हैं, अगर बचता है तो हम उसका जोड़ा बना लेते हैं। तो यह तरीका रहा। तो आज मैंने आपको पढ़ाया है, सबसे पहले मैंने आपको तो यह बताया कि किसी भी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है। सबसे पहले मैंने आपसे बताया कि एस ऑर्बिटल का आकार गोलाकार होता है, पी का डमरू जैसा होता है, डी का डबल डंबल जैसा होता है, और एस का आकार जटिल है, जो राष्ट्रपति जैसा होता है, उसे आज तक लिखा नहीं गया है। फिर उसके बाद मैंने आपको यह बताया, एसपीडीएफ का पूरा नाम बताया,
शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल मैंने बताया। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि अफबाऊ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। अफबाऊ एक जर्मन का शब्द होता है या किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं होता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना या फिर बिगाड़ना। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर में भरा जाता है, उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर में भरा जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ लोग अफबाऊ के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, वह पूर्णता के नियमों का पालन कर रहे थे, उसे हम अफबाऊ का अपवाद कह रहे थे। जो ऑलरेडी क्रोमियम थे, कॉपर थे, मॉलिब्डेनम थे, लेड थे, गोल्ड थे, सिल्वर थे, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद मैंने आपको हुंड का नियम बताया। हुंड के नियम में मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन को आप बारी बारी से भरिए, अगर बचता है तो उसका जोड़ा बना दीजिए, और इस तरीके से आप लोग लगे रहिएगा। अभी तो इसमें हम आपको बताएंगे क्वांटम नंबर, और साथ में क्वांटम नंबर के बाद नियर अबाउट पहुंच गए हैं और पाउली का इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल बताएंगे। इस तरीके से आपका एक यूनिट बीएससी पार्ट 1 का खत्म हो जाएगा। उसके बाद बीएससी थर्ड ईयर वाले आराम से उनका ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर में हो सकता हूँ अगले वाले एपिसोड में लेकर के आऊँगा, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ओके, थैंक्स।